नमस्कार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य का। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखते हैं गुप्त साम्राज्य का ऐतिहासिक अवलोकन। मौर्यों के पतन के बाद गुप्तों ने तीसरी शताब्दी के अंत में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। यह काल भारतीय संस्कृति, कला और विज्ञान की पराकाष्ठा का काल था और इसका कालखंड अगर हम देखें तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का रहा है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उत्तर भारत का अधिकांश भाग तथा सुदूर दक्षिण तक इसका प्रभाव रहा किसका, गुप्त साम्राज्य का। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी पहले, बाद में उज्जैन को राजधानी बनाया गया। इनका राजकीय धर्म था वैष्णव धर्म। सहिष्णुता के साथ इसका पालन करते थे, यानी कि अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे गुप्त साम्राज्य के शासक। अब देखते हैं उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद हैं, परंतु वे संभवतः कुषाणों के सामंत थे। ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे। वर्ण की बात करते हैं तो अधिकांश विद्वान इन्हें वैश्य वर्ण का मानते हैं। प्रारंभिक स्थान इनका होता है उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था महाराज श्रीगुप्त थे। 240 से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। श्रीगुप्त ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। इतिहास के स्रोत देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पुरातात्विक जो अभिलेख हैं वो विश्वसनीय हैं। इसमें प्रयाग प्रशस्ति, महारौली लौह स्तंभ, एरण अभिलेख मुख्य हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का काव्यमय वर्णन किया गया है जो कि हरिशेन ने लिखा है। महारौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की उपलब्धियां मिलती हैं महारौली के लौह स्तंभ में। एरण अभिलेख 510 ईस्वी में लिखा गया जो कि भानुगुप्त के समय का है। इसमें सती प्रथा का उल्लेख लिखित साक्ष्य के रूप में मिलता है। और देखते हैं कुछ साक्ष्य। तो पुराणों में जानकारी मिलती है गुप्तों से संबंधित। गुप्त साम्राज्य की जानकारी धर्म ग्रंथों से मिलती है और नाटकों में मिलती है। पुराणों की बात करें तो वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। धर्म ग्रंथों में स्मृतियों में मिलती है। स्मृतियों में मुख्यतः नारद स्मृति, पराशर स्मृति और बृहस्पति स्मृति में जानकारी मिलती है। रामायण और महाभारत का अंतिम संकलन इसी काल में हुआ था, तो उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। नाटक की बात की जाए तो विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, उसमें इनकी जानकारी मिलती है मौर्य गुप्त साम्राज्य की। और कालिदास की जो रचनाएं हैं उनमें भी जानकारी मिलती है। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक शासन, श्रीगुप्त और घटोत्कच। प्रारंभिक शासक, सबसे पहला शासक श्रीगुप्त हुआ जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। 240 से 280 ईस्वी तक गुप्त वंश का आदि पुरुष इन्हें कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें महाराज कहा गया है। इन्होंने मगध में एक मंदिर के लिए 24 गांव दान दिए थे। उसके बाद देखते हैं घटोत्कच। 280 से 319 ईस्वी तक श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था। इसके शासनकाल में गुप्तों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी जो सामंती स्थिति की प्रतीक थी, यानी कि राजा का बेटा राजा बनता था और उपाधियां वो जो राजा को मिलती थी वो उसको मिला करती थी। इसके शासनकाल में गुप्त शक्ति अभी तक पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुई थी। फिर देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक जिसको माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक इसने शासन किया। गुप्त साम्राज्य का प्रथम और शक्तिशाली सम्राट था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत चलाया इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 319 से 320 ईस्वी के बीच इसका राज्यारोहण हुआ और यहीं से गुप्त संवत इसने प्रारंभ किया। इसने मगध, साकेत और प्रयाग को अपने प्रत्यक्ष अधिकार में ले लिया। लिच्छवी वैवाहिक संबंध, लिच्छवी नरेश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम की सफलता का बड़ा कारण लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह ने गुप्तों को राजनीतिक प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकार्यता प्रदान की। इस घटना की स्मृति में उसने राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को स्वयं लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवियों का नाती कहने का गर्व था। समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। शासनकाल होता 335 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने लिखा है कि भारत का नेपोलियन इसको B.A. स्मिथ ने ही कहा है, क्योंकि वह कभी युद्ध नहीं हारा, कभी कोई भी युद्ध नहीं हारा समुद्रगुप्त, इसलिए B.A. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। वह एक महान विजेता, संगीतज्ञ और कवि था। कौन? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति उसके सैन्य अभियानों का मुख्य साक्ष्य है। अब देखते हैं समुद्रगुप्त आर्यावर्त यानी उत्तर भारत की विजय। समुद्रगुप्त की कितनी विजय थी जो उत्तर भारत में उसे प्राप्त हुई। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया और उनके राज्यों को सीधे साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर भारत में 9 राज्यों को पराजित किया। नीति क्या थी? तो राज प्रसादोद्धरण, पूर्ण विनाश की और विलय की नीति अपनाता था। ये पराजित राजाओं में अच्युत नागसेन और रुद्रदेव प्रमुख थे। इन विजयों में गंगा यमुना दोआब पर गुप्तों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दक्षिण भारत की विजय देखते हैं। दक्षिणापथ
उसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया, परंतु उन्हें सीधे शासन में नहीं मिलाया। नीति क्या थी? तो ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, जीतना, मुक्त करना और दयापूर्वक लौटा देना। उसने अधीनता और वार्षिक कर स्वीकार किया, परंतु पराजित राजा कांची का विष्णुगोप, कुस्तलपुर का धनंजय भौगोलिक दूरी के कारण एक व्यापारिक प्रशासनिक निर्णय था। यानी कि कुछ राज्यों को उसने, जो उत्तर भारत के राज्यों को अधीन कर लिया था, दक्षिण भारत के राज्यों को 12 को जीता था, बाद में उनसे कर वगैरह वसूली की बात करके उन्हें छोड़ दिया था कि आप मुझे कर देते रहो। अब देखते हैं वन राज्य एवं सीमावर्ती राज्य, आठविक राज्य, प्रांतीय राज्य, विदेशी शक्तियां। आठविक राज्य की बात करें तो विंध्य क्षेत्र के 18 वन राज्यों के राजाओं को अपना सेवक यानी कि परिचायक बनाया इसने। प्रत्यंत राज्य, समतट, दबाग, कामरूप यानी कि असम, कामरूप असम को कहते थे पहले, और नेपाल जैसे सीमावर्ती राज्यों ने अधीनता मानी इसकी। विदेशी शक्तियां, कुषाण यानी कि देवपुत्र, शाही, शाहनुशाही और शकों ने उपहार देकर इससे संधि की थी। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त और दत्त देवी का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष इसके काल में शिखर पर पहुंचा। सबसे ज्यादा उत्कर्ष हुआ गुप्त साम्राज्य का समुद्रगुप्त के पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसने कूटनीतिक वैवाहिक संबंधों का उपयोग नागवंश और बाकाटक वंश के साथ किया। इसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसकी सबसे बड़ी सफलता शकों का समूल नाश था। इसने शकों का समूल नाश कर दिया। सकार विक्रमादित्य, शकों पर विजय, इसको सकार कहते थे क्योंकि इसने शकों पर विजय प्राप्त की। पश्चिमी भारत के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने सकार की उपाधि धारण की, यानी शकों को पराजित किया, सकार की उपाधि धारण की। उसने पहली बार चांदी के सिक्के यानी रुपये जारी किए। चांदी के सिक्के सबसे पहले विक्रमादित्य ने जारी किए। इसने गुजरात और मालवा का समृद्ध व्यापारिक क्षेत्र गुप्तों के हाथों में आया। अब देखते हैं विक्रमादित्य की नवरत्न। इसके दरबार में 9 लोग हुआ करते थे। जो कालिदास थे, साहित्य में थे, ये अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिखा। बराहमिहिर ये खगोल के क्षेत्र में विद्वान थे। पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखी। धन्वंतरी जिन्होंने चिकित्सा में महारत प्राप्त किया हुआ था, तो आयुर्वेद शास्त्र इन्होंने लिखा। अमर सिंह जो कोषागार के अध्यक्ष थे, अमर कोश इन्होंने लिखा है। बेताल भट्ट जादू और नीति जानते थे, और नीति प्रदीप इन्होंने ग्रंथ लिखा है। ये कुछ मुख्य नवरत्न थे इनके। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, जो इनके दरबार में नवरत्न थे। रचना इनकी क्या है? तो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, और महाकाव्य रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, खंडकाव्य मेघदूतम और ऋतु संहारम। कालिदास इनके नवरत्नों में से एक थे। बराहमिहिर के बारे में देखते हैं। ये ज्योतिषी थे, उज्जैन के महान खगोलविद और गणितज्ञ थे। पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखा है। इसमें खगोल विज्ञान के 5 सिद्धांत, सौर, वशिष्ठ और आदि संकलित हैं। बृहद संहिता खगोल, भूगोल, कृषि, ऋतु विज्ञान का विश्वकोश है। इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य और पृथ्वी सूर्य का। सबसे पहले बराहमिहिर ने ही बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का लगाती है। इन्होंने नक्षत्रों और ग्रहों की नीति का सटीक विवरण दिया। अब देखते हैं चीनी यात्री फायन के बारे में। इनके शासनकाल में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। बौद्ध ग्रंथों की खोज में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। चीनी यात्री फायन 399 से 414 ईस्वी तक रहा। उसने सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं किया, परंतु शासन की भूरी प्रशंसा की। अवलोकन, मध्य प्रदेश के लोग सुखी और समृद्ध थे, ऐसा इसने लिखा है। समाज में मृत्युदंड दुर्लभ था, यानी कि नहीं दिया जाता था, केवल दंड जुर्माने के रूप में थे। उसने चांडालों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था गुप्त साम्राज्य में। अब देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम और नालंदा। इसका नालंदा से क्या नाता था? शासनकाल होता 415 से 455 ईस्वी। उपाधि महेंद्रादित्य की इसने धारण की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख इसी के प्राप्त होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय इसकी स्थापना इसी ने की थी, जो बाद में बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र बना। इसके शासनकाल में शांति और स्थिरता बनी रही। स्कंदगुप्त और हूणों का संहारक। स्कंदगुप्त कौन था? हूणों का संहारक था। इसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट स्कंदगुप्त हुआ। हूण साम्राज्य मध्य एशिया की बर्बर हूण जाति हूणों ने आक्रमण किया, जिन्हें स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक खदेड़ा। भीतरी स्तंभलेख हूणों के साथ युद्ध का सजीव जो विवरण मिलता है, भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। हूणों को पराजित करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की स्कंदगुप्त ने। युद्धों के कारण गुप्त साम्राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। युद्ध अधिक हुए, इसलिए गुप्त साम्राज्य की स्थिति बिगड़ने लगी। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख से इसका जानकारी जो मिलती है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था स्कंदगुप्त ने। उसने सौराष्ट्र के राज्यपाल पाणदत्त के पुत्र चक्रपालित को इस कार्य हेतु नियुक्त किया था। झील के किनारे एक विष्णु का मंदिर भी निर्माण कराया। ये इसके शासनकाल की लोक कल्याणकारी नीति का प्रमाण है। अब देखते हैं गुप्त प्रशासन केंद्रीय स्तर पर कैसा था। गुप्त शासन प्रणाली राजतांत्रिक थी, परंतु राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। राजा सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिनिधि विष्णु के रूप में माना जाता था। मंत्री परिषद राजा की सम्राट की सहायता के लिए एक अमात्य और सचिव होते थे, जिनको मंत्री परिषद कहा जाता था। संधि विग्रहिक युद्ध और शांति का मंत्री विदेश मंत्री कहलाता था। कुमारादित्य उच्च प्रशासनिक श्रेणी का मंत्री था, श्रेणी का अधिकारी था, जिसे आज के टाइम में IAS होते हैं। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन
देश की स्थिति क्या थी? देश का प्रमुख होता था सम्राट, ये सर्वोच्च प्रशासन की कड़ी होती थी। प्रांत में उपरिक होता था, राज्य परिवार के सदस्य होते थे ये। विषय यानी कि जिला, जिला में विषयपति होता था, ये प्रशासनिक, जिले का प्रशासनिक केंद्र था। और ग्राम में होता था ग्रामिक या महत्तर, सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की। तो सबसे पहले सम्राट, उपरिक, विषयपति, ग्रामिक। सर्वोच्च अधिकारियों में देश का जो सम्राट होता सर्वोच्च होता था, राज्य का, राज परिवार का सदस्य ऊपरी के राज्य का सर्वोच्च होता था, और जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक केंद्र ये होता था आज के टाइम में आईएएस के जिलाधिकारी की तरह। और गांव में सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और जिसका ग्रामिक होता था सबसे बड़ा अधिकारी माने तो या प्रशासक। आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होता था। और राजस्व की बात करें तो राजस्व का 1/4 से 1/6 भाग कर के रूप में देना होता था। राजा का अनाज के रूप में हिस्सा भाग, जिसको कहते थे राजा कृषकों से अनाज के रूप में लेता था, इसको भाग कहते थे। हिरण्य नगद लिया जाने वाला कर होता था हिरण्य। और ऊपरी कर स्थानीय किसानों से लिया जाने वाला कर होता था ऊपरी कर, अस्थायी किसानों से लिया जाता था ऊपरी कर। आगे देखते हैं व्यापार एवं श्रेणियाँ। व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी अपने बैंक की तरह कार्य करती थी और ब्याज देती थी। श्रेणियों के अपने नियम और न्यायालय होते थे। सार्थवाह ये क्या था? श्रेणियों का मुख्य व्यापारियों का नेतृत्व करने वाला सार्थवाह कहलाता था। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में विदेशी व्यापार एवं प्रमुख बंदरगाह। ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, जिसको भड़ौच कहते हैं, निर्यात वस्तुएं। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह कहाँ था? तो पूर्वी तट बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार हेतु प्रमुख था। भृगुकच्छ यानी भड़ौच पश्चिमी तट का बंदरगाह था। रोमन साम्राज्य और पश्चिम के साथ व्यापार हेतु उपयोग किया जाता था। निर्यात वस्तुएं कौन सी थी? मसाले, मोती, सूती वस्त्र, हाथीदांत, कीमती रत्न वगैरह निर्यात किए जाते थे भारत से विदेशों में। सामाजिक संरचना एवं वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो समाज 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। कायस्थ इस काल में एक नई जाति के रूप में कायस्थों का उदय हुआ, जो लेखक और लिपिक हुआ करते थे। शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, उन्हें रामायण महाभारत सुनने की अनुमति मिली, उससे पहले नहीं थी। अस्पृश्यता, पायन के अनुसार समाज में अस्पृश्यता का कठोर पालन होता था। समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो महिलाओं की स्थिति पिछले युगों की तुलना में गिरावट देखी गई। शिक्षा का अधिकार सीमित था, परंतु उच्च वर्ग की महिलाएं सुसंस्कृत थीं यानी शिक्षित थीं। पर्दा प्रथा, उच्च जातियों में इनका प्रचलन शुरू हो गया था। सती प्रथा 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में सती होने का प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। बाल विवाह की प्रथा की जड़ें जमने लगी थी, यानी बाल विवाह शुरू हो गए थे। धार्मिक पुनरुत्थान एवं वैष्णव धर्म की बात करते हैं तो गुप्त शासन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो गुप्त शासक थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि विष्णु के भक्त थे। उपाधि सम्राट परम भागवत कहलाते थे। सम्राट क्या कहलाते थे? परम भागवत। राजकीय चिन्ह था गरुड़, जो विष्णु भगवान का वाहन है। दशावतार की संकल्पना और पौराणिक हिंदू धर्म की आधुनिक स्वरूप इसी काल में मिलता है। दशावतार की संकल्पना यहीं से मिलती है। शिव की पूजा भी प्रचलित थी। अर्धनारीश्वर की संकल्पना थी इस टाइम पे। धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध जैन धर्म, इनसे क्या संबंध था? हिंदू धर्म प्रधान होने के बावजूद अन्य धर्मों की पूर्णतः स्वतंत्रता थी, यानी सहिष्णु थे, सभी को सम्मान देते। समुद्रगुप्त ने बौद्ध विद्वान वासुबंधु को संरक्षण दिया। अजंता एवं प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं इसी काल में मिलती हैं। अजंता की गुफाएं इन्होंने ही बनवाई थी गुप्त शासकों ने। मथुरा और वल्लभी जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। सांची का स्तूप नालंदा विकास राजकीय उदारता का प्रमाण मिलता है। सांची के स्तूप का विकास और नालंदा का विकास राजकीय उदारता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। साहित्य की बात कर लेते हैं। साहित्य संस्कृत का स्वर्णिम काल कहा गया इस काल को। गुप्त काल में संस्कृत भाषा राज्य की संरक्षण में अपने उत्कर्ष पर पहुंची। पुराणों का संकलन मत्स्य, विष्णु, वायु पुराण को अंतिम रूप दिया गया गुप्त काल में ही। महाकाव्य रामायण महाभारत का वर्तमान रूप 4वीं शताब्दी में पूरा हुआ। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र विश्व में सर्वाधिक अनुदित पुस्तक है। कालिदास के अलावा शूद्रक का मृच्छकटिकम और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस प्रमुख पुस्तकें हैं वो उस टाइम की। विज्ञान एवं गणित की बात कर लेते हैं तो आर्यभट्ट का नाम आता है अगर विज्ञान गणित की बात की जाती है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महानतम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ग्रंथ इनका है आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। इन्होंने जीरो की खोज की थी और दशमलव प्रणाली की खोज की थी। पाई का सटीक मान 3.1416 निकाला किसने? आर्यभट्ट ने पाई का सटीक मान निकाला। बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन रात होते हैं, किसने बताया? आर्यभट्ट ने। ग्रहणों का वैज्ञानिक कारण छाया का सिद्धांत स्पष्ट किया, किसने? आर्यभट्ट ने। ब्रह्मगुप्त, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत यानी खंड खाद्य। इन्होंने न्यूटन के से सदियों पहले बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है पृथ्वी। ऋणात्मक संख्याएं और बीजगणितीय गणित के सूत्रों पर इन्होंने कार्य किया, किसने? ब्रह्मगुप्त ने। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया, यानी कि न्यूटन से बहुत पहले इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी। अब देखते हैं धातु विज्ञान और महरौली स्तंभ, इससे क्या रिलेशन है गुप्तों का। तो दिल्ली का महरौली लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट नमूना है। ये लगभग 1600 वर्षों से खुले में खड़ा है, परंतु इस पर जंग यानी कि रस्ट अभी तक नहीं लगा है। इस पर चंद्र नामक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है महरौली स्तंभ में। सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ताम्र मूर्ति इसी काल में मिली है। वास्तुकला की बात कर लेते हैं। इसमें नागर शैली सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। मंदिर निर्माण की आधुनिक शैली नागर शैली का जन्म इसी में हुआ। मंदिरों में सबसे ऊंचे चबूतरे और शिखर का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक मंदिर सपाट छत वाले थे, परंतु बाद में शिखर जोड़े गए।
प्रमुख अंग गर्भगृह, मंडप, अंतराल और प्रदक्षिणा पथ 4 अंग होते थे मंदिर के। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित यह मंदिर गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ये भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर माना जाता है। ये पंचायतन शैली में निर्मित है। इसकी दीवारों पर भगवान विष्णु तथा शेष साई और गजेंद्र मोक्ष रूप का सुंदर अंकलन है। इसे हिंदू स्थापत्य कला का प्रारंभिक गौरव कहा जाता है। दशावतार का मंदिर देवगढ़ में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर, ये पूर्णतः ईंटों से निर्मित मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसमें शिखर का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसकी बाहरी दीवारों पर मिट्टी यानी टेराकोटा की बनी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश की गुप्तकालीन वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। गाजीपुर की भीतरी स्तंभलेख इसी श्रेणी का महत्वपूर्ण स्मारक है। गाजीपुर का जो भीतरी स्तंभलेख है इसी श्रेणी का महत्वपूर्ण स्मारक है। आगे देखते हैं गुप्त मुद्राएं। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें दीनार कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों की विजय के बाद रुपये यानी चांदी के सिक्के चलाए। शकों की विजय के बाद कुमारगुप्त ने कार्तिकेय यानी कि मयूर प्रकार के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त ने सिक्कों की शुद्धता साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का दर्पण थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण देखते हैं तो हूणों का आक्रमण, उसके बाद सामंती विद्रोह, आर्थिक संकट। हूणों का आक्रमण कैसे हुआ तो मध्य एशिया की बर्बर हूण जाति के बार बार आक्रमणों से साम्राज्य की सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति कमजोर होती है। बाद में इसका इसीलिए पतन हो गया। सामंती विद्रोह की बात कर लेते हैं। सामंती व्यवस्था के कारण क्षेत्रीय राज्यपाल स्वतंत्र होने लगे, जैसे यशोवर्मन, और बाद में इन्हीं ने धीरे धीरे राज्य को खत्म कर दिया। आर्थिक संकट की बात की जाए तो विदेशी व्यापार में गिरावट और भूमि दानों की अधिकता के कारण राजकोष पर भारी प्रभाव पड़ा। विदेशी व्यापार में गिरावट हुई और भूमि दान दी जाती थी, जिससे राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में बट गया। परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को भारतीय इतिहास का, कला साहित्य और विज्ञान का चरमोत्कर्ष के कारण। प्रमुख ग्रंथ है पंचतंत्र विष्णु शर्मा का, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, अमरकोश अमर सिंह का है। प्रमुख आविष्कार हुए शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली, पाई का मान, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इसी में आए हैं। प्रमुख मंदिर दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, तिगवा मंदिर जबलपुर का है। विदेशी यात्री फायान गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।